देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं मुबारकपुर पंचायत के एक ऐसे मुखिया महिला उम्मीदवार के पास। आज आइए उनसे हम जानते हैं उनकी राजनीतिक मैनिफेस्टो के बारे में। आज आइए उनसे हम जानते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्य के बारे में। आज आइए उनसे हम जानते हैं उनके प्राथमिकता के बारे में, उनसे पॉलिटिकल परिदृश्य के बारे में। एक ऐसा पंचायत जिनकी रगों में सिर्फ सियासत दौड़ती हो, एक ऐसा पंचायत जिनका तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताना बाना राजनीति के इर्द गिर्द घूमती हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रंजीता भारती जी। पहली बार बतौर मुखिया उम्मीदवार मुबारकपुर पंचायत में आई हैं। आइए आज हम इनसे जानते हैं इनके कुछ खास मुलाकात के बीच। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुबारकपुर पंचायत से रंजीता भारती मुखिया प्रत्याशी हूँ। जी, आपका चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप है। एजुकेशन का शिक्षा क्या है आप जानते हैं। आपके पति डॉक्टर हैं, आपके निवेदक डॉक्टर हैं। क्या कुछ विकास में गड़बड़ी हुई है आप क्या चुनावी मैनिफेस्टो लेकर के मैदान में आई हैं? जी, हम लोगों का तो है समाज सेवा पहली प्राथमिकता। यहाँ पे जब अभी जो हम लोग प्रचार के लिए क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे हैं, गांव-गांव हर इंसान से मिल रहे हैं उनकी सुख सुविधाओं के बारे में, तो उन्हें बहुत शिकायतें हैं इस प्रेजेंट मुखिया से कि उन्हें बहुत कुछ नहीं मिल पाया है सरकारी योजना से। वो अभी तक अच्छी तरह से अवगत नहीं हुए हैं। तो हम लोगों का यही है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो कुछ भी है, उन तक पहुंचाने का। मैं भी सर्वे किया थोड़ा बहुत, मैं आपको बताऊं। मसलन कुछ लोगों की शिकायत है कि मुखिया जो है हमारे बीच रहते तो हैं, लेकिन हम लोग का अब भी ये प्रमाण है कि हमें विकास नहीं चाहिए हमारे क्षेत्र को, हमारे पंचायत को। इससे पहले जो ये विकास की प्राथमिकता का जो पिरामिड था वो कैसे चेंज हो गया? जी, आप जो बोले कि प्रेजेंट मुखिया से, इस चीज़ पे तो हम लोगों का भी है कि हम लोग जितना हो सके गांव का विकास, अगर हर एक इंसान शिक्षित होगा तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे स्लोली हर कुछ विकास होगा। जो प्राथमिकता है, जी ज़रूर, ऐसा क्यों नहीं हम चाहेंगे कि हम लोग का भी गांव विकास हो, ये पंचायत में भी विकास। जब हम इस परिवार से हमेशा लगाव रहा है इंसानों को, हमारे परिवार में से हर कोई चाहते हैं कि हर किसी का विकास हो। और ये पिछड़ा बाढ़ पीड़ित एरिया है, तो यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं इंसानों के साथ। जैसे कि अभी आप क्षेत्र दौरा कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कितने फसलों का नुकसान हुआ है। इस तरह आदमी बहुत ही अगर इस गांव का विकास होता है तो हर इंसान का विकास होगा, हर किसी को हर सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे जब हम क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, जब अभी हम लोग घूम रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, तो कहीं रोडें नहीं है, चलने फिरने में भी आदमी को दिक्कत हो रहा है। बाढ़ के कारण बहुत सारे रोड टूट गए हैं। हर घर में इंदिरा आवास इंसानों को नहीं मिला है, जिसके कारण हर कोई बता रहा है कि बारिश के टाइम में हमें घर में फसल रखने में दिक्कत हो रहा है बहुत है। जब रोड बनेंगे तो आदमियों को फसल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जो वो उपजा पा रहे हैं वो भी बारिश और रोड के कारण वो ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। और इंदिरा आवास, जहाँ तक की बात रही, इंदिरा आवास भी बहुत इंसानों को मिला नहीं है। पेंशन, बूढ़ा पेंशन, ये भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों का यही प्राथमिकता रहेगा कि जितना जल्द हो सके हम ये सब चीज़, जो सरकारी योजना है, वो घर घर हर किसी को पहुंचाए। जो जिनका अधिकार है उन्हें वो चीज़ मिले। तो आपको लगता है कि यहाँ के उम्मीदवार के, यहाँ पर जो जितने भी पंचायतवासी हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? जी हाँ, ज़रूर। जब हम घूम रहे हैं तो हर कोई हमें यही शिकायत कर रहे हैं। जब अभी हम लोग जा रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं आप मुखिया बन जाइएगा, तो आप तो घर में रह जाइएगा, 5 साल आप कहाँ थे। ये चीज़ सुनने के लिए इसीलिए ना मिल रहा है कि प्रेजेंट मुखिया ये चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर हर किसी को इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला? हर बूढ़ा यही बोल रहा है कि हमें पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आखिर उन्हें शिकायत है तभी ना बोल रहे हैं। तो ये बताइए कि इतने चीज़ों से जूझने का आपके पास क्या मास्टर प्लान है? क्या 5 वर्षों में आप इस तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको किस हैंडल करने का आपका क्या मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है? ये बात अभी हम नहीं बताएंगे कि क्या मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, पर ये बात ज़रूर कहेंगे कि अगर 5 साल बाद अगर जनता हमें मौका देगी तो हम ज़रूर उनके हर एक चीज़ पे, हर समस्या पे ध्यान देंगे, उन्हें देखेंगे, सुनेंगे, आखिर उन्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ है, उनका जिस चीज़ पे उनका अधिकार है वो चीज़ उन्हें मिलेगी। 5 साल बाद आप ही मेरे पास आइएगा पूछने के लिए, जी हाँ आप जो बोले थे वो काम आप किए। तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या रणनीति है? रणनीति हमारे जनता को सब कम से कम बता दीजिए। वही ना बोले, रणनीति हम क्या बताएंगे, यही
कि हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, हर चीज़ होगा। अब 5 साल बाद जब आप आइएगा दोबारा, अगर जनता हमें मौका देगी तो 5 साल बाद जब आप आइएगा तो आप बताइएगा हमने क्या क्या किया है। राजनीति में आने से पहले कोई राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड? जी, मेरे बड़े वाले भैया जो मुबारकपुर में रहते हैं, मेरे ससुर जी स्वर्गीय लखन प्रसाद यादव, सबको पॉलिटिक्स से बहुत, लोगों की सेवा करने में बहुत दिलचस्पी थी। बहुत टाइम से है कि हम जनता की सेवा करें, इसीलिए जब हमारे पास कोई पावर होगा, कुछ होगा, तो हम खुल के सभी का सेवा कर पाएंगे। ऐसे तो हमारे फैमिली से आप जनता जितने भी बैठे हुए हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इस परिवार से हर किसी को लगाव है, हर किसी की समस्या यहाँ पे सुनी जाती है बिना किसी पोजीशन के, पॉलिटिक्स पोजीशन के। लेकिन अब समस्याओं का समाधान होने के लिए इस मुखिया को एक सीट चाहिए थी। जी ज़रूर, एक पोजीशन चाहिए था जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट जा सके। जो सरकारी योजना मुखिया के पास जा रहा है वो अगर हम जीते वो हमारे पास आएगा, तो जितने भी फंड है, जितना कुछ भी है, सो डायरेक्ट हम जनता से कांटेक्ट कर पाएंगे। ऐसे तो इस परिवार से मेरे गांव में जो भैया रहते हैं वीरेंद्र चंद, वो भी बहुत यहाँ के हर जनता से खुद मिलते हैं, खुद बात करते हैं। मेरे ससुर जी स्वर्गीय लखन प्रसाद यादव, वो भी जनता से बहुत लगाव रखते थे और बहुत जनता से बहुत प्रेम करते थे, और उन्हें भी इस चीज़ का था कि वो एक पोजीशन मिले तो हम भी दिल खोल करके जनता की सेवा करें। आप जितनी बात कर रहे हैं, ये बात आपको पता है, आपके प्रतिद्वंदी भी यही बात कर रहे हैं, यही कयास लगा रहे हैं विकास की। हालांकि प्रेजेंटेड में जो मुखिया हैं उनको एक अच्छा प्रतिद्वंदी के तौर पे माना जा रहा है। आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल ये है कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, और अगर आपके हाथों में सत्ता दी जाती है तो आपका किस विकास को प्राथमिकता देने जा रही हैं? स्वास्थ्य और एजुकेशन सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य, यहाँ पे बाढ़ पीड़ित एरिया होने के कारण, रोड ना अच्छे होने के कारण, जितने भी आप पोल देख रहे हैं किसी पे लाइट नहीं है। अभी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमें खुद का टॉर्च, फ़ोन, ये सब कुछ लेके जाना पड़ा। हम नहीं बोलेंगे कि प्रेजेंट मुखिया या किसी को भी, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि आखिर इस पोल पे लाइट क्यों नहीं है, इंसान को इतने अंधेरे में रात में चलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जब हम यहाँ पे जब सरकारी फंड आ रहे हैं, जब सरकार हर चीज़ की मदद कर रही, तो आखिर ये सब चीज़ जनता तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है। ये सवाल आपका किससे है? ये सवाल मेरा आपसे है। जो आप बोले कि आपके भी मतलब मेरे भी जो कॉम्पिटिटर है सब यही बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो आखिर अभी तक हम तो आज इस पोजीशन के लिए, मुखिया पद के लिए आए हैं। इससे पहले थे तो वो लोग कहाँ थे, ये सब चीज़ में वो लोग क्यों नहीं आज से पहले से थे, तो वो प्रेजेंट मुखिया हो या फिर जो मेरे उम्मीदवार हो, वो लोग का इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एजुकेशन बच्चों का, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कमाएंगे, अपने घर, किसी का नहीं, अपने घर का खाना पीना, एजुकेशन अपने बच्चे को भी, आखिर जो पढ़ेंगे उनमें एक अलग ही तरह का संस्कार और क्या कहते हैं, अपने फैमिली को वेल मेंटेन करके रख पाएंगे। तो उसके लिए एक ऐसी समुचित व्यवस्था का, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो हमारे क्षेत्र में, पूरे सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो वो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पे एजुकेशन पे ही ध्यान रहेगा कि हर बच्चे को, बाढ़ पीड़ित एरिया होने के कारण भी कुछ पेरेंट्स है जो बच्चे को दूर दराज एरिया में नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, दूर, अपने से दूर नहीं रखना चाहते कि कल क्या हो जाए। तो मेरा फोकस एजुकेशन पे भी रहेगा कि हर, मतलब उनके घर तक तो नहीं, एक जगह जहाँ पे बच्चे उनके अच्छे से एजुकेटेड हो पाए, समाज से वो बात कर सके, जिससे वो अच्छी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। ये बार बार आप टुकड़ों की राजनीति कर रहे हैं, आप बार बार बाढ़ पीड़ित को बोल रहे हैं, तो वो तो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, तो उनसे, और मैं आपसे उनसे निपटने का कोई रणनीति पूछ रहा हूँ तो आप रणनीति बता नहीं रही है। तो ये बाढ़ पीड़ित और एजुकेशन दो अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन तो अलग चीज़ है, बाढ़ पीड़ित भी अलग चीज़ है। बाढ़ पीड़ित में मेरे कहने का मतलब ये रहा, बाढ़ पीड़ित नेचुरल क्लैमिटी है, जानते हैं हम भी, कि बाढ़ पीड़ित में मेरा यही रहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ के आने के कारण फसलें बहुत बर्बाद होती हैं। पहली बात ये है, सरकारी योजना के अंतर्गत कुछ फंड भी नहीं आते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाता है। नेचुरल क्लैमिटी, इसका मेरा यही
कहने का मतलब था, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे पूछिए। और उसी से निपटने की क्या रणनीति है, वो आप बताने से आपको गुरेज है? हम क्यों बताएं, अभी हर चीज़ हम बता देंगे। अगर मुझे पोजीशन मिलेगा तो हम उस चीज़ पे काम करेंगे, और ये चीज़ आप 5 साल बाद दिखाइएगा। अगर एक बार फिर से आपके हाथों में सत्ता ना मिली तो? देखिए, नहीं मिली तो हमारा परिवार आज से नहीं, बहुत टाइम से जनता की सेवा कर रही है, करते रहेंगे। बस एक पोजीशन नहीं मिली तो क्या हुआ, जो सेवा करते हैं वो करते रहेंगे, जितना हम लोग से हो पा रहा है उतना हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैम रंजीता भारती जी, एक इंटेलेक्चुअल महिला उम्मीदवार मुबारकपुर से। प्रतिद्वंदियों को लग रहा होगा कि इनसे कंपटीशन करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि एक के बाद एक प्रतिद्वंदी भी अपनी तमाम दमखम लगा के साथ सियासी अखाड़े में अपनी ताल ठोक चुके हैं। इनसे बात की, इन्होंने बताया सबसे पहले अपने राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, इनके परिवार द्वारा किए गए कुछ सामाजिक विकास के बारे में। आज इन्होंने बताया कि अगर इनके हाथों में सत्ता दी जाती है तो इनके विकास के प्राथमिकता के बारे में। इन्होंने बताया कि किस तरह से हालात काफ़ी जर्जर है। पंचायत की बात करें तो वो चाहे बाढ़ हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी को एक तरफा और चौमुखी विकास का कयास लगा रहे हैं। यही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ मैथ्स सब प्रेजेंटेड बाय न्यूज़ नोट। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।